नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। भारत और जापान, इनके रिश्ते लगातार गहरे हो रहे हैं। हमारे पास कुछ दिलचस्प जानकारी है जो इस पुरानी दोस्ती के कुछ नए पहलुओं को उजागर करती है। और ये सारी चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी की हाल की जापान यात्रा के संदर्भ में, मतलब अगस्त 2025 की यात्रा। ये यात्रा हुई भी ऐसे समय पर है जब दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स जिसे कहते हैं वो बदल रही है। समीकरण नए बन रहे हैं, पुराने बदल रहे हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये दोनों देश, जिनके रिश्ते सदियों पुराने हैं, सांस्कृतिक ऐतिहासिक जुड़ाव है, वो आज भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए कैसे साथ आ रहे हैं। ये एक तरह से इतिहास और भविष्य का संगम लग रहा है। चलिए तो फिर इस विषय में थोड़ा गहरा उतरते हैं। हमारा इरादा है कि इस रिश्ते के आर्थिक, रणनीतिक और भू राजनीतिक पहलुओं को समझें। जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर देखते हैं कि पुराने संबंधों से लेकर आज के इस कॉम्प्लेक्स माहौल तक क्या तस्वीर उभरती है। शुरुआत करते हैं आर्थिक मोर्चे से। यहाँ कुछ बहुत बड़ी बातें हुई हैं, सुनने में आया है। जानकारी ये है कि जापान ने अगले आने वाले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन का निवेश करने का लक्ष्य रखा है। 10 ट्रिलियन येन, ये तो लगभग 68 अरब डॉलर हुए। बहुत बड़ी रकम है ये। बिल्कुल, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत प्रभावशाली है, लेकिन जैसा आपने कहा, सिर्फ रकम नहीं, इस निवेश की दिशा क्या होगी, पैसा जाएगा कहाँ, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और जो जानकारी है वो बताती है कि ये पैसा लगेगा भारत के विकास के लिए ज़रूरी क्षेत्रों में, जैसे कि बुनियादी ढांचा हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, फिर क्लीन एनर्जी और जाहिर है नई टेक्नोलॉजी। तो ये भारत की जो विकास योजनाएं हैं उनसे सीधे तौर पर जुड़ता दिखता है। इसका एक उदाहरण जो बहुत चर्चा में है वो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल है, बुलेट ट्रेन। यहाँ तो सिर्फ पैसा नहीं लग रहा, जापान अपनी अगली पीढ़ी की शिंकानसेन तकनीक भी दे रहा है ना? तो क्या ये सिर्फ एक ट्रेन है या इससे ज्यादा कुछ? नहीं, ये निश्चित रूप से सिर्फ एक रेल परियोजना नहीं है। इसे आप तकनीकी सहयोग का, भरोसे का एक प्रतीक मान सकती हैं। देखिए, शिनकानसेन टेक्नोलॉजी अपनी सेफ्टी, टाइमिंग, एफिशिएंसी के लिए दुनिया भर में जानी जाती है। इस टेक्नोलॉजी का भारत आना यहाँ के इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। मतलब अगर सब ठीक से लागू हुआ तो ये भविष्य में और भी एडवांस प्रोजेक्ट्स के लिए रास्ते खोल सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में अपनी चुनौतियां होती हैं। जमीन अधिग्रहण है, लागत बढ़ने का डर रहता है, ये सब तो है ही। आर्थिक सहयोग में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। ये आर्थिक सुरक्षा पहल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव। ये क्या चीज़ है? ये सामान्य ट्रेड एग्रीमेंट से अलग कैसे है? इसका क्या महत्व है? हाँ, ये पारंपरिक व्यापार से थोड़ा आगे की बात है। ये पहल फोकस करती है उन सेक्टर्स पर जो रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसका लक्ष्य है कि भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए जो जरूरी सप्लाई चेन्स है उन्हें मजबूत बनाया जाए और ज्यादा लचीला, रेजिलिएंट। इसमें आते हैं सेमीकंडक्टर, कुछ खास खनिज जिन्हें क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, फार्मा सेक्टर और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स में दिक्कतें आ सकती हैं और कैसे किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता वो जोखिम भरा हो सकता है। तो ये पहल उसी जोखिम को कम करने की एक कोशिश है ताकि जरूरी चीजों की सप्लाई रुके नहीं। अच्छा, मतलब ये सिर्फ ट्रेड बढ़ाने की बात नहीं, बल्कि ट्रेड को ज्यादा सुरक्षित, ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश है। और आपने सेमीकंडक्टर का जिक्र किया, वो तो आजकल हर चीज में है। बिल्कुल सही, सेमीकंडक्टर्स तो आज की डिजिटल दुनिया की रीढ़ है। फोन से लेकर गाड़ी तक, डिफेंस इक्विपमेंट तक, सब में। और इस क्षेत्र में दुनिया में कुछ ही देशों का दबदबा है। तो भारत और जापान का इस फील्ड में साथ आना दोनों के लिए रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। इससे न सिर्फ सप्लाई सुरक्षित होगी, बल्कि भारत को भी ग्लोबल सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में एक अहम प्लेयर बनने में मदद मिल सकती है। और इसी तरह क्लीन एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स पर सहयोग, ये भविष्य की ऊर्जा जरूरतों और तकनीकी विकास के लिए बहुत जरूरी है। और ये भी पता चला है कि डिजिटल पार्टनरशिप का दायरा भी बढ़ रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और स्टार्टअप इकोसिस्टम पर ज्यादा जोर है। ये तो बिल्कुल भविष्य की तरफ देखने वाली बात हुई। हाँ, एआई और स्टार्टअप्स पर फोकस यही दिखाता है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ आज के उद्योगों तक ही सीमित नहीं है, ये भविष्य की टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी केंद्रित है। देखिए, जापान के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, पैसा है, और भारत के पास एक बहुत बड़ी युवा आबादी है, बढ़ता हुआ डिजिटल मार्केट है
और एक तेजी से बढ़ता स्टार्टअप इकोसिस्टम भी। इन दोनों का मिलना ये नई संभावनाएं पैदा कर सकता है, खासकर एआई, फिनटेक और दूसरी डिजिटल सेवाओं में। चलिए अब आर्थिक पहलू से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग की। ऐसा लग रहा है कि इस मोर्चे पर भी काफी कुछ हो रहा है। खबरें हैं कि दोनों देश 2008 की जो सुरक्षा सहयोग घोषणा थी उसे आज की जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने पर विचार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? देखिए, 2008 की घोषणा उस समय के हिसाब से महत्वपूर्ण थी, लेकिन तब से आज तक इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और पूरी दुनिया के सुरक्षा माहौल में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। इसे अपडेट करने का मतलब है कि दोनों देश आज की चुनौतियों को देख रहे हैं, जैसे समुद्री सुरक्षा है, साइबर सुरक्षा है, आतंकवाद से निपटना है और क्षेत्रीय स्थिरता। इन सबको ध्यान में रखते हुए वो अपना डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन और गहरा करना चाहते हैं। ये दिखाता है कि उनका स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, उनका तालमेल कितना बढ़ गया है। और इसी संदर्भ में वो एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र का जिक्र बार बार आता है। फ्री, ओपन एंड रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक, ये दोनों देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, ये उनके साझा विजन का, उनके कॉमन व्यू का एक तरह से केंद्र बिंदु है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र आज ग्लोबल ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स का गढ़ बन गया है। इस क्षेत्र में आवाजाही की स्वतंत्रता हो, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन हो और किसी एक ताकत का दबदबा न हो, बल्कि एक मल्टीपोलर व्यवस्था बनी रहे। ये दोनों देशों के राष्ट्रीय हितों के लिए जरूरी है। जापान तो एक समुद्री देश है, उसके लिए सीलियंस लाइफलाइन है, और भारत के बीच क्षेत्र में अहम रणनीतिक और आर्थिक भूमिका है। और हाँ, चीन के बढ़ती आक्रामकता और विस्तारवादी नीतियों के संदर्भ में ये साझा नजरिया और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। विश्लेषण में यह भी इशारा है कि जापान भारत के लिए एक एंकर पार्टनर के तौर पर उभर रहा है। जी, ये शब्द एंकर पार्टनर सुनने में काफी वजनदार है। जी। इस बदलते हुए ग्लोबल सीन में इस एंकर होने का क्या मतलब है असल में? एंकर पार्टनर शब्द का इस्तेमाल यूं ही नहीं है। ये उस भूमिका को दिखाता है जो जापान निभा सकता है। एक स्थिर, भरोसेमंद, आर्थिक रूप से मजबूत और लोकतांत्रिक मूल्यों वाला साथी। एंकर का मतलब ही होता है जो स्थिरता दे, खासकर तब जब लहरें तेज हों, जब अनिश्चितता हो। आज के अनिश्चित वैश्विक माहौल में, जहां कुछ पुरानी साझेदारियों में उतार चढ़ाव दिख रहा है, जापान जैसा एक स्थिर और भरोसेमंद साथी भारत के लिए बहुत मायने रखता है। ये साझेदारी भारत को अपनी विदेश नीति में संतुलन बनाने और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने में मदद करती है। ये संतुलन बनाने वाली बात दिलचस्प है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के ठीक बाद ही उन्हें एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के लिए चीन जाना था, तियानजिन। तो एक तरफ जापान से इतनी गहरी दोस्ती और दूसरी तरफ चीन के साथ एक मल्टीलैटरल फोरम पर जाना, ये भारत की डिप्लोमेसी के बारे में क्या बताता है? ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट की नीति का एक साफ उदाहरण है, जिसे रणनीतिक स्वायत्तता भी कहते हैं। मतलब भारत किसी एक गुट में बंधने के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर अलग अलग देशों और समूहों के साथ रिश्ते बनाता है। जापान और क्वाड, जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया भी हैं, के साथ साझेदारी जहां लोकतांत्रिक मूल्यों और नियमाधारित व्यवस्था पर जोर देती है, वहीं एससीओ जैसे मंच पर चीन और रूस जैसे देशों के साथ भी क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर बातचीत बनाए रखना जरूरी समझा जाता है। ये एक बहुत ही जटिल संतुलन है, इसे साधना आसान नहीं होता। हाँ, खासकर चीन के साथ रिश्तों को देखें तो 2020 में जो गलवान में हुआ उसके बाद से तनाव तो बना ही हुआ है। क्या इस बारे में कुछ जानकारी है कि इस तनाव के बावजूद एससीओ जैसे मंच पर बातचीत कैसे मुमकिन हो पाती है? जानकारी यही बताती है कि गलवान के बाद से भारत चीन द्विपक्षीय रिश्तों में एक गहरा अविश्वास आ गया है और सीमा पर स्थिति अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हुई है। लेकिन इसके बावजूद दोनों देश मल्टीलैटरल मंचों पर बातचीत जारी रखते हैं। शायद ये दिखाता है कि कुछ साझा चिंताएं हैं, जैसे आतंकवाद या क्षेत्रीय स्थिरता के कुछ पहलू जिन पर बात करना जरूरी है, या फिर ये कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं किए गए हैं। हालांकि ये भी साफ है कि जब तक सीमा विवाद का हल नहीं निकलता, द्विपक्षीय रिश्तों में सहजता आना मुश्किल है। तो एससीओ समिट में मौजूदगी शायद इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शाती है कि प्रतिद्वंदिता भी है और कुछ मुद्दों पर संवाद की गुंजाइश भी रखी गई है। इस पूरी तस्वीर में अमेरिका का एंगल भी है।
कुछ विश्लेषणों में क्रम प्रशासन की नीतियों के कारण अमेरिका भारत संबंधों में कुछ अनिश्चितता का जिक्र था। इसका भारत जापान संबंधों पर या क्वाड पर क्या असर पड़ सकता है? देखिए, अमेरिका तो इस पूरी इंडो पैसिफिक रणनीति का एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर है और क्वाड की जो प्रभावशीलता है वो काफी हद तक अमेरिकी भागीदारी और उसकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। जाहिर है, अगर अमेरिकी नीतियों में अस्थिरता आती है या उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं तो इसका असर क्वाड की डायनामिक्स पर पड़ सकता है। और यहीं पर जापान जैसे एंकर पार्टनर की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर क्वाड के एक स्तंभ, मान लीजिए अमेरिका, में कुछ अनिश्चितता दिखती है तो भारत और जापान जैसे दूसरे सदस्यों के बीच द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हो जाते हैं, ताकि क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बना रहे। ये दिखाता है कि भारत और जापान अपने रिश्तों को सिर्फ क्वाड के चश्मे से नहीं देख रहे, इनकी अपनी एक स्वतंत्र और गहरी अहमियत है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ रखें, मजबूत होता आर्थिक निवेश, भविष्य की टेक्नोलॉजी पर फोकस, गहराता हुआ रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक पर एक जैसा नजरिया और साथ ही चीन और अमेरिका के साथ जो जटिल समीकरण हैं उन्हें साधने की कोशिश, तो इस भारत जापान साझेदारी का कुल मतलब क्या निकलता है? इसका महत्व क्या है? इसका कुल मतलब ये है कि ये एक ऐसी साझेदारी है जो सिर्फ पुरानी ही नहीं है, बल्कि आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक हो गई है और बहुआयामी, मतलब मल्टी डिमेंशनल हो गई है। ये सिर्फ दो देशों के बीच का रिश्ता नहीं है, ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता और ग्लोबल ऑर्डर के भविष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है। ये आपसी फायदे, साझा मूल्यों और मिलते हुए रणनीतिक हितों का एक शक्तिशाली मिश्रण है। अपनी पुरानी सांस्कृतिक जड़ों की नींव पर आज की जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों और भविष्य की तकनीकी संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये रिश्ता लगातार इवॉल्व हो रहा है, विकसित हो रहा है। ये दोनों देशों के लिए न सिर्फ अवसर बना रहा है, बल्कि उन्हें दुनिया की अनिश्चितताओं से निपटने में भी मदद कर रहा है। तो आज हमने इस जानकारी के जरिए भारत जापान संबंधों की इस यात्रा को समझने की एक कोशिश की। कैसे सदियों पुरानी दोस्ती को आज के जमाने में आर्थिक निवेश, तकनीकी तरक्की और रणनीतिक सोच एक नया और गहरा मतलब दे रहे हैं। ये तो साफ है कि ये साझेदारी दोनों देशों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जिस तरह से इस पार्टनरशिप में अब आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की टेक्नोलॉजीज पर इतना जोर है, सेमीकंडक्टर, एआई, क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, क्या हम सोच सकते हैं कि सहयोग का अगला बड़ा मोर्चा क्या होगा? नेक्स्ट बिग फ्रंटियर? क्या ये इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके कुछ ऐसा बनाना हो सकता है जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करे? या शायद ऐसे नए उद्योग खड़े हों जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी नहीं है? जैसे क्या एआई और रोबोटिक्स का इस्तेमाल हेल्थ केयर या डिजास्टर मैनेजमेंट में मिलकर किया जा सकता है? या क्लीन एनर्जी में सहयोग हमें ऊर्जा स्वतंत्रता के और करीब ले जा सकता है? ये सोचना दिलचस्प है कि ये गहराता रिश्ता भविष्य में और क्या नए आयाम ले सकता है।